ये कहानी है एक जवान सर्फर लड़की की जो एक अकेली बीच पर सर्फिंग करने जाती है, लेकिन उसकी ये सर्फिंग उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक सर्वाइवल फाइट बन जाती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो समुद्र के किनारे फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसे एक सर्फिंग हेलमेट मिलता है जिसमें गोप्रो कैमरा लगा होता है। वो उसे उठाता है और जैसे ही चालू करता है तो उसमें उसे एक शार्क नजर आती है। लड़का शार्क को देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर कहानी कुछ दिन आगे जाती है। यहाँ हम नैन्सी को देखते हैं जो एक कार में बैठी है और एक खूबसूरत समुद्र तट की ओर जा रही है। रास्ते में वो अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। ड्राइवर उसकी तस्वीरें देखता है तो नैन्सी बताती है कि ये उसकी माँ की फोटोज हैं और ये वही बीच है जहाँ वो अब जा रही है। नैन्सी उसी जगह जा रही है जहाँ उसकी माँ उस दिन आई थी। इसके बाद नैन्सी बताती है कि वो इस छुपे हुए बीच पर अपने एक दोस्त से मिलने वाली थी, लेकिन वो इतनी नशे में थी कि आ ही नहीं सकी। अब नैन्सी यहाँ अकेली रह गई है। आखिरकार वो उस बीच पर पहुँच जाती है जहाँ उसकी माँ आई थी। जब नैन्सी उसे किराया देने की कोशिश करती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो पास में ही रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद नैन्सी समुद्र तट पर पहुँचती है और जैसा उसने सोचा था ये जगह उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद नैन्सी अपने कपड़े उतारकर सर्फिंग के लिए तैयार होती है और पानी में छलांग लगा देती है। जैसे ही नैन्सी पानी में कूदती है वो ब्रेक पॉइंट की ओर पैडल मारती है जहाँ कुछ लोकल सर्फर लहरों का मजा ले रहे होते हैं। एक सर्फर नैन्सी को बताता है कि जब टाइड गिरती है तो पानी के नीचे छिपी चट्टानें बाहर आ जाती हैं और कुछ घंटों के लिए एक छोटा सा द्वीप बन जाता है। सर्फर नैन्सी को एक और जरूरी बात बताते हैं लाल मूंगे के बारे में। अगर वो आपको छू ले तो जेलीफिश की तरह जलन होती है। इसके बाद वो तीनों सर्फिंग करते हैं और नैन्सी बड़ी ही शानदार तरीके से लहरों पर सर्फ कर रही है जैसे कोई प्रोफेशनल हो। कुछ घंटे बीत जाते हैं और नैन्सी किनारे की तरफ लौटने लगती है। इसके बाद नैन्सी अपनी बहन और पिता को फोन करती है। नैन्सी और उसकी बहन के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उसकी बहन गुस्से में कहती है कि नैन्सी उसके बिना इस गुप्त समुद्र तट पर सर्फिंग कर रही है। बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उनकी माँ जिसने ये खूबसूरत जगह खोजी थी अब उनके साथ नहीं है। इसके बाद नैन्सी अपने पिता से बात करती है और उसके पिता उसे समझाते हैं तुम इतने सालों की मेहनत के बाद मेडिकल स्कूल छोड़ नहीं सकती। बात खत्म होने के बाद वो फिर से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। आखिरकार जब सर्फिंग का समय खत्म हुआ तो दोनों सर्फर लड़कों ने उसे बताया कि वो अब जा रहे हैं और वो नैन्सी को भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन नैन्सी जाने से मना कर देती है। लड़के किनारे पर जा चुके हैं और अब नैन्सी पूरी तरह अकेली थी। नैन्सी पानी में तैर रही होती है तभी उसे कुछ डॉल्फिन उछलती कूदती दिखती है। वह थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन फिर उसकी नजर दूर किसी बड़ी चीज पर पड़ती है। इसके बाद में वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह पास जाती है उसे समझ आता है कि ये एक मरी हुई व्हेल है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और खून बह रहा है। नैन्सी ये देखकर डर जाती है और वापस किनारे की तरफ जाने लगती है। तभी एक शार्क लहरों के बीच से आती है और नैन्सी को पानी में गिरा देती है। वह पानी में गिरती है और लहरों में इधर उधर लुढ़कने लगती है। जैसे तैसे वो अपने सर्फ बोर्ड तक पहुँचने वाली ही होती है, लेकिन तभी शार्क फिर से हमला कर देती है और उसके पैर को जख्मी कर देती है। नैन्सी जितनी तेजी से हो सकता था उस मरी हुई व्हेल की ओर तैरने लगती है, लेकिन उसके पीछे शार्क पूरी रफ्तार से आ रही थी। नैन्सी सही समय पर व्हेल तक पहुंच जाती है और खुद को खींचकर व्हेल के ऊपर चढ़ा लेती है। इसके बाद वो अपने पैर के घाव को जोर से बांधती है और दर्द के मारे चीख पड़ती है। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बुरी स्थिति में फंस चुकी है। तभी उसे समुद्र तट पर वही दोनों सर्फर दिखते हैं। नैन्सी उनको मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और वो उसको देख नहीं पाते। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब नैन्सी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसी बीच शार्क बार बार व्हेल के इर्द गिर्द मंडराने लगती है। तभी अचानक व्हेल का शरीर हिलने लगता है जिससे नैन्सी भी हिल रही थी, लेकिन उसने खुद को कसकर पकड़ रखा था। डर के बावजूद वह कहती है तू मुझे कहाँ ले जा रही है। अब उसे समझ आ गया था कि वह ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकते। उसे कोई सुरक्षित जगह तलाशनी होगी। उसने चारों ओर देखा। पहला विकल्प समुद्र में दूर बहता हुआ एक बोया था, लेकिन वह बहुत दूर था। दूसरा विकल्प एक छोटी चट्टान जो धीरे धीरे कम होते ज्वार के कारण पानी से बाहर आ रही थी। नैन्सी ने झट से फैसला किया। उसने अपने पैरों पर संतुलन बनाया, व्हेल के शरीर पर दौड़ी और पूरी ताकत से पानी में गोता लगा दिया। ठीक उसी समय विशाल शार्क पूरी रफ्तार से व्हेल पर हमला कर देती है। नैन्सी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से तैर रही थी और चट्टान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर शार्क तेजी से उसके पीछे आ रही थी। तभी ठीक समय पर नैन्सी किसी तरह उस चट्टान तक पहुंच जाती है और खुद को ऊपर खींच लेती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि शार्क वही पानी में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। नैन्सी के पैर का घाव बहुत गहरा था जिसमें से अब भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपनी इयररिंग्स का इस्तेमाल करके
घाव पर टेम्पररी टांके लगाए, फिर अपने वेट सूट का एक टुकड़ा फाड़कर अपने घाव पर बांध लेती है। लेकिन वह इस छोटे से द्वीप पर अकेली नहीं थी, उसका साथ देने के लिए एक घायल सीगल भी वहीं था। अब वो दोनों इस चट्टान पर रात गुजारने के लिए भी तैयार थे। जब रात हुई तो ठंड बढ़ चुकी थी और नैन्सी ठंड से कांप रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपने वेट सूट को टेम्परेरी जैकेट की तरह बना लिया। इसके बाद वो सो जाती है। जब वो सुबह जागती है तो उसे चट्टान पर रेंगते हुए कुछ कीड़े नजर आते हैं। तभी वो एक कीड़े को पकड़ती है और खा जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिर लेटे लेटे उसकी नजर पानी में दूर बहते अपने सर्फबोर्ड पर पड़ती है, तो वो सोचती है अगर वह किसी तरह बोर्ड तक पहुंच जाए तो बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी में उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर शार्क पर पड़ती है। तभी नैन्सी जल्दी से चट्टान पर वापस आ जाती है। तभी उसने समुद्र तट पर एक शराबी आदमी को बेहोश पड़ा देखा। वो जोर जोर से उसको आवाज लगाने लगती है, जिससे उस शराबी आदमी को होश आ जाता है। वह नैन्सी की मदद करने के बजाय उसके बैग से सामान चुराने लगता है। फिर उसकी नजर पानी में तैरते सर्फबोर्ड पर पड़ती है और वो उसको लेने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है। नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उस आदमी को मार डालती है। नैन्सी ये देखकर बहुत डर जाती है और अब उसे बस अपनी जान बचाने की फिक्र है। अब पानी बढ़ने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, यानी वह चट्टान भी जल्द ही डूब जाएगी। फिर अगली सुबह वहीं दोनों सर्फर लड़के वापस आते हैं। नैन्सी उन्हें देखती है और चिल्लाकर पानी आने से मना करती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। वे हंसते हुए पानी में उतरते हैं, लेकिन तभी अचानक शार्क उन पर हमला कर देती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है। शार्क के हमले से एक सर्फर घबरा जाता है और नैन्सी की ओर तैरने लगता है, लेकिन शार्क उस पर फिर से हमला कर देती है। लड़का किसी तरह नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शार्क उसको पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। अब फिर से नैन्सी अकेली रह जाती है। बस उसके साथ एक घायल सीगल है। अपने डर और दर्द के बीच नैन्सी इंसानियत दिखाती है। वह सीगल को पकड़ती है और उसके टूटे पंख को जोड़ने की कोशिश करती है। सीगल पहले तो उसे काटता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है, जैसे अब वह नैन्सी पर भरोसा करने लगा हो। इसके बाद नैन्सी को पानी में गोप्रो तैरता दिखाई देता है, जो ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद वो उसको लाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपने बचाव के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे शार्क को चकमा देना होगा। वह ध्यान देती है कि शार्क कितनी देर में एक पूरा चक्कर लगाती है। हर बार उसका समय एक जैसा होता है। अब नैन्सी को पता चल गया है कि उसे कब मौका मिलेगा। सही समय देखकर वह पानी में कूदती है, तेजी से गोप्रो तक पहुंचती है और उसे उठा लेती है, लेकिन वह शार्क के हमले से बाल बाल बचती है। अब उसके पास कैमरा है और वह उत्सुकता से उसमें देखती है। सबसे पहले वह नोटिस करती है कि जब शार्क का चेहरा मूंगे से टकराया तो उसने खुद को दूर खींच लिया। दूसरा, वह देखती है कि शार्क के मुंह में एक बड़ा हुक फंसा हुआ है। इसका मतलब किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद वह कैमरे का उपयोग करके एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो अपनी मदद के लिए कहती है, ताकि अगर किसी को यह कैमरा मिले तो उसे बचाने के लिए आ जाए। साथ ही वह अपनी फैमिली के लिए भी एक मैसेज छोड़ती है। अगर वह जिंदा वापस न लौटे तो वे जान ले कि उसने आखिरी वक्त तक संघर्ष किया था। नैन्सी का प्लान समुद्र में तैर रहे बोया तक पहुंचने का होता है, लेकिन वो काफी दूर होता है। पानी में उतरने से पहले वह घायल सीगल को टूटे हुए बोर्ड पर रखकर सुरक्षित भेज देती है। इसके बाद जैसे ही वो पानी में उतरने वाली होती है तो वो देखती है कि उसके और बोया के बीच जेलीफिश का एक झुंड तैर रहा है। पहले तो वह निराश होती है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। शार्क जेलीफिश से नफरत करती है। अगर वह उनके बीच से होकर गुजरे तो शायद शार्क उससे दूर रहेगी। वो शार्क के दूर जाने का इंतजार करती है और फिर तुरंत वो तेजी से जेलीफिश के झुंड की ओर तैरने लगती है। उन्हें वो अपने और शार्क के बीच एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। कुछ पल के लिए वह उनकी खूबसूरती को देखती है, लेकिन तभी एक जेलीफिश बुरी तरह उसके हाथ पर डंक मार देती है। वह तेजी से बोया की ओर बढ़ती है। किसी तरह वो बोया तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है तो उसका हैंडल टूट जाता है। वह वापस पानी में गिर जाती है और शार्क उसकी ओर आने लगती है। वह उसी हैंडल से शार्क के ऊपर वार करती है। शार्क उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन ठीक समय पर वो ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद नैन्सी को दूर एक जहाज दिखाई देता है और तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बोया के एक बॉक्स में रखी फ्लेयर गन निकालती है, लेकिन घबराहट में कुछ फ्लेयर्स पानी में गिरा देती है। लेकिन वह किसी तरह एक फ्लेयर उठा लेती है, लेकिन जब वह फ्लेयर जलाती है तो वो बेकार निकलती है और तुरंत बुझ जाती है। तभी शार्क बोया में टक्कर मारती है। उसकी एक
जंजीर टूट जाती है। तभी नैन्सी अपनी फ्लेयर गन का निशाना सीधे शार्क की ओर उसको हिट करने में कामयाब होती है। इसके बाद शार्क और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोया को तोड़ने लगती है, लेकिन वह किसी तरह बोए पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ एक ही फ्लेयर बची है। वह सांसें थामे शार्क को देखती है और फिर आखिरी फ्लेयर फायर करती है, जिस पानी में आग लग जाती है, जिससे शार्क आग की चपेट में आ जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। शार्क अपनी पूरी ताकत से बोया में टक्कर मारती है, जिससे उसकी आखिरी जंजीर भी टूट जाती है। नैन्सी अब पानी में गिर जाती है। नैन्सी बोया के चारों ओर बने पिंजरे में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क अभी भी बाहर चक्कर लगा रही होती है। तभी नैन्सी की नजर समुद्र की गहराई में जाती है। नीचे एक लंगर दिखाई देता है जो बोया से बंधा हुआ है। वह धातु के नुकीले टुकड़ों और कीलों से भरा होता है। अब उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो बहुत रिस्की होता है, पर इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिना वक्त गवाए नैन्सी जंजीर को पकड़ती है और खुद को लंगर की ओर खींचने लगती है। नैन्सी अपनी पूरी रफ्तार से लंगर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी शार्क भी फुल स्पीड में नैन्सी के पीछे आ रही थी और वो अपने जबड़े को पूरी तरह खोल चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर नैन्सी अपना रास्ता बदल लेती है और शार्क उस नुकीले कांटों वाले लंगर से जा टकराती है, जिससे वो शार्क वहीं पर मर जाती है। इसके बाद एक लड़का नैन्सी को देख लेता है और वो तुरंत मदद के लिए दौड़ता है और अपने पिता को बुला कर लाता है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पिता वही ड्राइवर था जिसने नैन्सी को पहले यहाँ छोड़ा था। वो पानी में नैन्सी को देखता है और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ाता है और उसको किनारे पर ले आता है। किनारे पर कुछ देर बाद नैन्सी होश में आती है और सूखी जमीन पर होने की राहत महसूस करती है। थकान और दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और हम देखते हैं कि सीगल भी वही होता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जो हमें टेक्सास के एक समुद्र तट पर ले जाती है। इस बार नैन्सी अपनी छोटी बहन और पिता के साथ आती है। अब नैन्सी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है और हम उसके पैर पर एक निशान भी देखते हैं। आखिरकार नैन्सी और उसकी छोटी बहन खुशी खुशी पानी में कूद जाती है। सर्फिंग करने के लिए चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।